हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम मेवाराम चौधरी और यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको वेक्टर का लेसन नंबर 3। इससे पहले हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए थे और उनमें डिस्कस किया था आपका बेसिक ऑफ वेक्टर्स और साथ में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इस पर्टिकुलर लेसन में हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला और कुछ न्यूमेरिकल जो कि हमने पिछले लेसन में या पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों, ये वाला नाम आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा और वहां पे आपको कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन दे रखी होती थी और उसको आप इंटरनली डिवाइड करते थे या एक्सटर्नली डिवाइड करते थे। इसके बारे में आप ऐसे पढ़ चुके हो, तो पॉइंट के नजर से देखते थे। बट यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ से वेक्टर की कॉन्सेप्ट से इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। सो सेक्शन फॉर्मूला है, तो देखिए क्या कंडीशन फर्स्ट ले रखी है हमने, इंटरनल डिवाइड। अंत विभाजित का मतलब होता है इंटरनल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल डिवाइड। अब इसे बात को कैसे समझेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये इजी कॉन्सेप्ट है। कैसे, अब आपके पास में पी क्यू कोई दो पॉइंट है, इनको आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, एक वेक्टर बन जाएगा और उसको क्या कर रहा है ये आर। तो यहाँ से एक तरह से ये पी और क्यू है ना, पॉइंट है और आर इनको क्या करना है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो मुझे आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपके पास में जो पी है इसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन होगा और क्यू का पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, या ऐसा हो सकता है कि पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो। तो बच्चों, वेक्टर तो अधूरा होता है जब तक हम इसको ओरिजिन से कनेक्ट नहीं करते हैं। वेक्टर अधूरा रहता है जब उसको ओरिजिन से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन। और यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट हमारे पास में जो पी पॉइंट है उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो x1 y1 और z1 मान लिया। और मैं यहाँ से अगर OP वेक्टर को लिखना चाहूँ तो इसका कुछ नाम दे देता हूँ, ये A वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है। सिमिलरली ऐसे Q पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x2 y2 z2, या उसको पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहें, क्या, पोजीशन वेक्टर, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ B वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर लिखना हो A वेक्टर और B वेक्टर तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इनके साथ में IJ के लगा के, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको A वेक्टर बोल देता हूँ और ये जो एरो जा रही है उसको B वेक्टर बोलते हैं। अब इनको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है आर। तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, लेट ओ आर जो है इसको स्मॉल आर से बोल रहे हैं। तो ये ओ आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो क्या है, आर एम रेशियो एन है। और रेशियो कितना है, रेशियो यहाँ पे पी आर और आर क्यू का जो रेशियो है एम रेशियो एन है, ठीक है। आप खुद सोचिए, आपको अगर दो पॉइंट है उनको इंटरनली डिवाइड करना है तो किस रेशियो में डिवाइड करना है ये तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वो रेशियो क्या ले रहे हैं अपन, एम और एन रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे पास में क्या क्या हो सकता है। तो आपके पास में पी एंड क्यू दो पॉइंट दे रखे होंगे और उसको आपको इंटरनली डिवाइड करना है, या हो सकता है पी एंड क्यू के पोजिशन वेक्टर दे रखे होंगे, क्योंकि पॉइंट से रिलेटेड तो आप पहले से जानते हो। अब पोजिशन वेक्टर अगर दे रखे हैं पी एंड क्यू के तो उनके नाम यहाँ पे दे दिए मैंने, ए वेक्टर एंड पी वेक्टर। अब मुझे आर वेक्टर को फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड एम एन के फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बच्चों सिंपली मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूंगा। तो मेरे पास में यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखोगे तो ट्रायंगल ओ पी और आर ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ओ पी आर ट्रायंगल। तो इसमें ट्रायंगल लॉ कैसे लगेगा, तो आप खुद सोचिए, ओ पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ आर वैक्टर हो जाएगा। और यहाँ से मैं लिखूंगा तो पी आर वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी ओ आर माइनस ओ पी। और अगर आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास के आखिरी में मैंने समझाया था कि पी आर जाना तो एंड किस पे हो रहा है, आर। तो आर पहले लिखेंगे और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पी से, तो पी को बाद में लिखेंगे। तो समझ में आ गया से। अच्छा, पी आर की वैल्यू यहाँ से अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ओ आर कितना है, ये आर वेक्टर के बराबर है, और ओ पी कितना है, ए वेक्टर के बराबर है। ये मेरे पास में फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है, इसको सेकंड नाम दे देते हैं, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल इसी पैटर्न से
सिमिलरली अगर मैं देखूं ट्रायंगल कौन सा, ओ, देखो ओ आर और क्यू ट्रायंगल देखते हैं, तो इसमें भी ट्रायंगल लॉ लग सकता है। कैसे लगेगा बताओ? तो ये लगेगा ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। इतना समझ में आ गया? मुझे तो चाहिए आर क्यू वेक्टर, तो आर क्यू वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ आर। ठीक है, अच्छा बताओ ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे बी वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी, आर वेक्टर है। कितनी, ओ आर कितना है, आर वेक्टर है। ये मेरे पास में क्या आ गया, आर क्यू वेक्टर आ गया। इसको मैं सेकंड थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको ये तो पता ही है पी आर एन आर क्यू का रेशियो कितना है, एम रेशियो एन है। पी आर और आर क्यू का रेशियो कितना है, आप लेंथ वाइज देख लो। तो जो यहाँ पे रेशियो लेंथ वाइज होगा वो वेक्टर के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो पी आर अपॉन आर क्यू का जो रेशियो होगा वो होगा एम रेशियो एन। अब पी आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है अपॉन आर क्यू वेक्टर, तो ये बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर है और इक्वल टू कितना है, एम बाई एन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ से आर वेक्टर हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आर वेक्टर एन ए वेक्टर, एन कॉन्स्टेंट है और एम भी कॉन्स्टेंट है, कोई वैल्यू होगी, एम बी वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर। अब देखो एन आर और एम आर इन दोनों को एक साइड करेंगे तो आर वेक्टर तो कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा एम प्लस एन, और ये राइट साइड में जाएगा तो एम बी प्लस एन ए। और यहाँ से बच्चों बताएंगे अगर हम लिखना चाहें तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन। ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया और इसी रिजल्ट की हमें जरूरत थी। ठीक है, तो कितना है, एम बी यहाँ पे अगर थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है तो एन ए वेक्टर है। ठीक है, अब ये रिजल्ट हमें याद रखना है फाइनली, क्योंकि ये तो पूरा डेरिवेशन था। अब रिजल्ट कैसे याद रह जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा लेता हूँ। देखिए ऐसा है कि हमारे पास में इस तरह से कोई पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और ऐसे इसको ज्वाइन कर रहे हैं। इसका पोजीशन वेक्टर ए है और ये बी पोजीशन वेक्टर है, और इधर ये कोई आर है और इसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, पोजीशन वेक्टर अगर मैं ओरिजिन से देखूंगा तो पोजीशन वेक्टर है, अदरवाइज ये क्या है, एक तरह से पॉइंट ही है इसके जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको आर वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और एम इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। देखिए ऐसे आएगा, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये जो रेड में लिखा है इसी तरह से आपको याद रखना है, एम बी वेक्टर आएगा। क्या आएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, और अपॉन में कितना आएगा, एम प्लस एन आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, एम प्लस एन, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, एक इधर जाता है और एक इस साइड में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इंटरनल डिवीजन का रिजल्ट निकल के आ गया। सिमिलरली एक्सटर्नल डिवीजन करना हो, बट इसका स्पेशल केस, मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्पेशल केस। अगर मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक, तो याद रखें मिड पॉइंट में जो पोजीशन वेक्टर निकालना होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। आप खुद सोचो मिड पॉइंट क्या होगा, तो एम और एन तो बराबर हो जाएंगे, जैसे एम और एन को इक्वल रखते हो तो आपके पास में मिड पॉइंट का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। इन दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो दोनों को सिंपली ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। ये आपको काम में बहुत जगह आएगा, जैसे कोई ट्रायंगल दे रखा होगा और उस पर ट्रायंगल की मीडियन का वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों जो साइड हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी जगह पे ये डायरेक्टली काम में आता है। तो आप याद रखना कि अगर मिड पॉइंट निकालना हो और मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो सिंपली ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब बच्चों बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से हमें एक्सटर्नल डिवीजन का भी रिजल्ट मिल जाता है। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर क्या होगा, सेम केस रहेगा आपके पास में, जो पहली वाली इंफॉर्मेशन है वो, जैसे ये मेरा पी पॉइंट है और ऐसे यहाँ पे क्यू है और इस साइड से कोई ये आर होगा। ठीक है, और ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा होगा, ये बी वेक्टर है और इधर से ए वेक्टर है। ठीक है, तो ये अगर डिवाइड करता है लेट से एम,
यहाँ तक है और ये है। तो इस कंडीशन में जो हम रेशियो लिखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का, तो सिमिलर पैटर्न से ये प्रूव हो गया आ जाता है। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा और डायरेक्टली आपको बताऊंगा एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। जब एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकल के आता है एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन में एम माइनस एन। बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हैं इसी को भी, क्योंकि हमारे पास में जो सिमिलर रिजल्ट है इसी तरीके से बनेगा। आपको पहले एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कौन सा वाला, आपको ओ पी और आर ट्रायंगल। एक मिनट छोड़ो, चलिए। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या रहेंगे, बीच में माइनस का साइन लगता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है। कैसे प्रूव होगा, जिस तरह से हमने दो ट्रायंगल लेके यहाँ पे रेशियो लिखा था, अब आप लिखोगे पी आर और आर क्यू, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो आप, मैंने जितने तरीके से पिछले वाला रिजल्ट प्रूव करवाया था सेम इसी तरीके से ये प्रूव होगा, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न का। तो देखिए आपको पॉइंट दे रखा है, देखो ये पॉइंट है, बट इसको आप समझोगे तो ये पोजीशन वेक्टर भी है। क्या है, पोजीशन वेक्टर भी है। अब क्या कर रखा है, पी एंड क्यू को मिलाने वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करना है। इंटरनल, यहाँ पे लिखा है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। तो हम सॉल्यूशन दो अलग अलग करेंगे। व्हेन, पहला लिखेंगे इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अब इंटरनल डिवीजन में क्या समझाया था, इंटरनल डिवीजन में तो आर वेक्टर इज इक्वल क्या था, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में कितना था, एम प्लस एन था। अब देखो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एम रेशियो एन कितना है, 2:1 है। तो एम की वैल्यू मैं 2 लिखूंगा। और बी वेक्टर, तो बताओ यहाँ पे ये जो पी का पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ ये कितना मेरा आई प्लस 2j माइनस के है, ठीक है। और यहाँ से बी वेक्टर लिखना चाहेंगे, तो बी वेक्टर कितना है बच्चों, तो बी वेक्टर है आपका माइनस आई प्लस जे और प्लस के, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पे बी वेक्टर पुट कर लेना है, तो मैंने बी वेक्टर पुट कर लिया प्लस 1 और ए वेक्टर, तो आई प्लस 2j माइनस के अपॉन में 2 प्लस 1। अब देखो ये केवल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करनी है। तो जैसा कि आप एडिट करना जानते हो, तो ये कितना होगा, माइनस का 2i और ये प्लस का i है, तो ये माइनस का i बच जाएगा। इधर से प्लस का 2j आएगा और आगे से प्लस का 2j, तो कितना हो जाएगा 4j, और प्लस का 2k और इधर से माइनस का k, तो प्लस का k बच जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इंटरनल डिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन का है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या समझेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो हमारे पास में एक्सटर्नल डिवीजन की जब बात आती है तो फॉर्मूला क्या लगता है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन ऊपर है बिल्कुल इसी पैटर्न से आपको यहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी है, बट बीच में माइनस ये साइन लगा देना प्लस की जगह, तो 1 और माइनस आई प्लस 2j। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको अपनी तरफ से भी देख लेनी होती है, तो 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये माइनस का 2 और माइनस का i, तो माइनस का 3i हो जाएगा। फिर माइनस प्लस का 2j और ये माइनस का 2j, तो ये 0j हो जाएगा। फिर प्लस का 2k और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना होगा 3k और अपॉन में कितना है 1 है, ठीक है। तो ये बिट आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा माइनस 3i प्लस 3k, क्योंकि j तो था नहीं यहाँ पे, तो ये इस तरह से इक्वेशन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होता है और ये रिजल्ट कैसे निकल के आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पिछले 2 लेसन में जो हमने पढ़ा था उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सिंपल आपको प्रैक्टिस सेशन है, तो क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है, ताकि आपको पिछले 2 लेसन के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए उसको अच्छे से आप यहाँ पे साउंड कर सकें। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड CD ऑफ पैरेललोग्राम है। तो जो अभी हमने पढ़ा है उसी का कॉन्सेप्ट भी साथ में काम में आएगा। अब देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ठीक है। तो
हम सबसे पहले पैरेललोग्राम जनरेट कर लेंगे और उसका नाम क्या बोल रहे हैं, ABCD। ठीक है, तो ये ABCD पैरेललोग्राम बना दिया। अब जब भी बच्चों पैरेललोग्राम की बात आए तो आप आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको एज्यूम करना है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, AB वेक्टर है उसको A वेक्टर एज्यूम करेंगे और BC को आप B वेक्टर एज्यूम करके स्टार्ट करोगे हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, तो ये A वेक्टर है और इसको B वेक्टर एज्यूम करेंगे। अभी पैरेललोग्राम है तो सीधी सी बात है, ये भी B वेक्टर होगा और ये ऊपर वाला ये भी क्या होगा, A वेक्टर होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, आप ऑपोजिट साइड बराबर होती है और पैरेलल भी होती है। तो उस केस में अगर ये B वेक्टर है तो इसको भी B वेक्टर आपको बोलना है, अगर ये है तो इसको भी A वेक्टर बोल देना है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या एक्स्ट्रा दे रखा है उसको समझने की कोशिश करना है। ये तो इन्फॉर्मेशन सब पैरेललोग्राम में फॉलो होगी। अब बोल रहे हैं कि P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। अब यहाँ पे ये जो P है, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे कोई Q है, वो इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लेंथ वाइज क्या होगा, इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। लेंथ वाइज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो पूरा B से C तक आपका B वेक्टर है। B से C तक क्या है, B वेक्टर है। तो B से P तक कितना होगा बताओ, अगर B से P तक की बात करेंगे तो ये B/2 होगा। कितना होगा, B/2 वेक्टर होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं ये यहाँ से D से Q तक की बात करूँ, D से Q तक की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, A वेक्टर/2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए इसको यहाँ से अगर कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो अब मेरे पास में कुछ नई स्थिति ऐसे दिखेगी। अब देखो यहाँ से मुझे AP वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, अब बताओ, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा AB और P। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर देखने की कोशिश करो। तो आप बताओ ट्रायंगल लो, ये एरो ऊपर जा रही है और ये इस साइड जा रही है, तो बताओ AP वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे AB वेक्टर प्लस BP वेक्टर आ जाएगी। ठीक है, और इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2 आ जाएगा। बताओ AP वेक्टर की वैल्यू आपको समझ में आ गई यहाँ तक सिंपली। सिमिलरली इन ट्रायंगल, आप उधर ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा, AD और Q। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो हमारे पास में ट्रायंगल लॉ कैसे लगेगा बताओ। अगर आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो आएगा AD वेक्टर, कितना आएगा, AD वेक्टर प्लस DQ वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा AQ वेक्टर। इसकी एरो ऊपर की साइड जा रही है। ठीक है, ये दोनों एक ही ऑर्डर में, तो इनको ऐड करेंगे। अब DQ कितना था, यहाँ से हमने DQ ऊपर लिख रखा था, वो कितना था, A/2 था। AD वेक्टर कितना है, B है, और आपका DQ कितना है, तो आप कहोगे यहाँ से ये A/2 वेक्टर है, तो इधर से कितना आ जाएगा, AQ आ गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AP प्लस AQ लिखना है। देन AP वेक्टर प्लस AQ वेक्टर इज इक्वल टू हमें दे रखा है MAC। बेसिकली आपको M की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो पहले AP वेक्टर की वैल्यू पुट करो, तो कितनी है, A वेक्टर प्लस B/2 वेक्टर। AQ वेक्टर कितना है, तो आप देखोगे यहाँ पे B वेक्टर प्लस A/2 वेक्टर इज इक्वल टू MAC वेक्टर। इनको ऐड करेंगे तो A वेक्टर और ये A/2, तो बेसिकली ये 3/2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू MAC। अच्छा, अब पूरी इंफॉर्मेशन से आप AC वेक्टर की वैल्यू बता सकते हो डायरेक्टली। बताओ AC वेक्टर कितना आएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ AC वेक्टर तो मुझे बहुत आसानी से दिखने में आ रहा है, ये कितना है, यहाँ से देखो ये रहा आपका, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो कितना है AC वेक्टर, तो आप AC वेक्टर के लिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर को ऐड करोगे तो सिंपली कितना बन रहा है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बन रहा है। कितना बन रहा है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो AC वेक्टर की वैल्यू यहाँ से सेम पुट करूंगा तो कितना बन गया आपका, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से हमारे पास में M की वैल्यू आ रही 3/2। तो बच्चों ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ ज्योमेट्री के अंदर पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या स्क्वायर से रिलेटेड कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे रखा हो,
तो हमेशा इस टाइप से जाएं जिसके अंदर आपको इनिशियली कुछ वेक्टर एज्यूम करने पड़ेंगे, देन आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बस अप्लाई कर लेना है। तो वेक्टर के अंदर यदि आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना अच्छे से जानते हो तो फिर बहुत सारे ज्योमेट्री इक्वेशन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का आइडिया होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो आपको एक रेगुलर हेक्सागोन दे रखा है। यदि आपने सेकंड वाला वीडियो देखा है मेरा, तो उसमें मैंने कंप्लीटली हेक्सागोन के रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ से भी इसको रिलेट करते हुए समझना है। तो पहले तो एक रेगुलर हेक्सागन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब रेगुलर हेक्सागन में मैंने कुछ रिजल्ट आपको याद करवाए थे, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली वैसे काम में आएंगे। और यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो बच्चों जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे जो रिजल्ट आपको बताए थे वो एज इट इज मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। अब देखिए ए बी वैक्टर कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको ए वैक्टर और ये दे रखा है मुझे बी वैक्टर। ठीक है, अब बताओ अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो हमें ए बी वैक्टर की वैल्यू पता है ए वैक्टर एंड बी सी वैक्टर ये कितना है बी वैक्टर। तो हमारे पास में आपको पता है मैंने डायरेक्टली ये बताया दिया था ए से डी तक, ये ए से डी तक अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो ये ए डी वैक्टर कितना आता बताओ। मैंने पूरा प्रूव करके समझाया था, ये 2b वेक्टर आएगा। कितना आएगा, ये इसी की पैरेलल है और उसकी लेंथ डबल है, रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या है, यहाँ पे इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर आएगा, इसलिए इसको रेगुलर बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू पता है कि ये कितनी 2b वेक्टर के बराबर है। ये मेरा कितना है, ये 2b वेक्टर है। ठीक है, अब आप यहाँ से ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद में फाइनली मुझे क्या करना है, सी ई वैक्टर निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सी ई। तो सी ई दिख रहा है। अब सी ई वैक्टर निकालने से पहले आपको यहाँ से पता होना चाहिए ए सी वैक्टर कितना आएगा। तो बच्चों ए सी वैक्टर तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी निकाला और ट्रायंगल डायरेक्टली ऐड होता हुआ दिख रहा है। तो ए सी वैक्टर कितना आएगा, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर आएगा नहीं आएगा, इतना ठीक है। आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी और दो इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली इस डायग्राम को देख के निकाल सकते हैं। कौन सी दो इन्फॉर्मेशन, ए डी वैक्टर है ए सी वैक्टर। अब आप एक ट्रायंगल को देखो, कौन सा ट्रायंगल, ए सी और डी ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर आपको अननोन कौन है, तो आप देखोगे तो आपके पास में अननोन है सी डी वैक्टर। कितना है, सी डी वैक्टर। तो मैं यहाँ से सी डी वैक्टर निकालने की कोशिश करूंगा। अब बताओ सी डी वैक्टर निकालेंगे तो पहले ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो कैसे लगेगा, ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ए डी वैक्टर होगा। अब मुझे सी डी की वैल्यू चाहिए थी, तो सी डी वैक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो ए डी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ए डी कितना है, तो आपको होगा ये 2b वैक्टर है और ये कितना है, ऊपर से वैल्यू ए सी वैक्टर की यहाँ से देखो रखेंगे तो दोनों माइनस है। तो आपके पास में सी डी वैक्टर कितना निकल के आ रहा है, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर निकल के आ रहा है। ये कंडीशन समझ में आ गई। अब मुझे सी ई वैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, सी ई वैक्टर। तो आप यहाँ से एक इसको बता दो डी ई वैक्टर कितना आएगा, डी ई वैक्टर कितना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आगे की चीजें समझें। डी ई वैक्टर कितना होगा, तो आप बताओ डी ई, ए बी का एंटी पैरेलल है नहीं, ए बी ऊपर की तरफ जा रहा है और डी नीचे की तरफ आ रहा है, ये दोनों पैरेलल है, देख पा रहे हो, अच्छे से देखो। तो डी ई का जो वैल्यू आएगा वो माइनस का ए वेक्टर आएगा। समझ में आ गया, डी ई आपका ए बी का एंटी पैरेलल है, ए बी ऊपर जा रहा है डी नीचे जा रहा है, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का ए वेक्टर आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल को देखो आप, तो कौन सा ट्रायंगल को, देन इन ट्रायंगल। अब मैं नाम बोल रहा हूँ सी डी और ई ट्रायंगल, देख पा रहे हो, सी डी ट्रायंगल में। अभी सी डी ट्रायंगल के अंदर आपको ट्रायंगल लो लगाओगे तो कैसे लगेगा, सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी ई वैक्टर आएगा नहीं आएगा। मेरे पास में सी डी की वैल्यू पता है, ये सी डी वैक्टर ये रहा, देख पा रहे हो, ये रहा सी डी वैक्टर और ये आपका डी ई वैक्टर है। इन दोनों की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर और डी ई की वैल्यू माइनस ए, तो मेरे पास में सी ई वैक्टर निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी ई वैक्टर, आप यहाँ से देखोगे तो सी ई वैक्टर की वैल्यू निकल के आएगी बी वैक्टर माइनस 2a वैक्टर।
समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चाहिए था, सी ई वेक्टर चाहिए था, पर सी ई वेक्टर निकालने से पहले आपको पहले वाली सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए थी, तो वो हमने यहाँ पे निकाल दी। अब क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, ये आपको गिवन था, तो मैंने इसके इक्वल रख दिया और यहाँ से कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ए वेक्टर का कोफिशिएंट एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -2, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयर करने पे 1 आ रही है। अब मुझे क्या चाहिए था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स की जगह -2, वाई की जगह 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हमने ये एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। तो उससे पहले की जो पूरी कहानी थी, उस कहानी के अंदर हमने क्या किया, पहले एडी वेक्टर पता होना चाहिए आपको, और एडी वेक्टर जैसे पता है तो आप बहुत आसानी से ट्रायंगल लॉ की मदद से बाकी की वेक्टर जो साइड वेक्टर है उनको एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसी सिमिलर पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला गया इसमें ए बी सी डी एक पेंटागन है, ठीक है। अब इस पेंटागन के साइड ए बी और कुछ डायगोनल है, उनको ए सी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है लैम्डा टाइम, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो बच्चों पहले सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको यहाँ से पेंटागन का डायग्राम बनाना है। अच्छा, यहाँ पे रेगुलर शब्द ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो आपको सिंपली समझना है ये ए बी सी डी और ई है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखोगे, वैसे डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, बिना डायग्राम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वाली पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करना। तो इसमें मैं देखूंगा ये ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर अगर उनको एक साथ लिखा जाए, ए बी वेक्टर के जस्ट पास में क्या लिखा जाए, बी सी वेक्टर, यानी इन दोनों को साथ साथ लिखा जाए, ठीक है, प्लस ए ई वेक्टर और ए डी वेक्टर, इसको साथ साथ लिखा जाए। थोड़ा सा मेरा डी बनाने का तरीका अच्छे समझ में है। और लास्ट में क्या है, डी सी वेक्टर, डी सी वेक्टर ये कितना लैम्डा टाइम ए सी वेक्टर। अब आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखेंगे तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, बताओ ये ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर कितना होगा। इस डायग्राम से देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये वाला पार्ट तो बन जाएगा आपका ए सी वेक्टर। कोई किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ट्रायंगल के एडिशन से आप देख पा रहे हो कि ए सी वेक्टर के बराबर हो रहा है। ऐसे ही ए ई और ई डी, ए ई और ई डी, इसको देखो ये कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे तो ए ई और ई डी, ये ए ई और ये ई डी, इस साइड में एरो लगाता हूँ तो कितना होगा, तो आप यहाँ से देखोगे तो ये ए डी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। कितना होगा, एक ही ऑर्डर में दो वेक्टर उड़ रहे हैं तो ये ए डी वेक्टर हो जाएगा। किसी को ये वाला पार्ट समझने में दिक्कत हो तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ए डी वेक्टर। आगे कितना है, डी सी वेक्टर है, और लैम्डा टाइम ए सी वेक्टर है, ठीक है। अब आगे और पढ़ते हैं, फिर सिंप्लीफाई करने करते हैं। अब बताओ ए डी और टी सी, आपको ए डी वेक्टर दिख रहा है और डी सी, ये ए डी और कौन सा है, डी सी वेक्टर, डी से सी इस साइड से। आप मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके बता रहा हूँ, और इससे आप ये रिलेट कर पाओगे। ये इंटरनली जो बन रहा है ए डी, इसकी एरो आगे जा रही है फिर इस साइड जा रहा है, तो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ए सी होगा नहीं होगा, ये दोनों एक ही साइड में है। एंड मैं कह रहा हूँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो ए सी वेक्टर है, ये कितना आएगा ए डी प्लस डी सी, ये भी कितना आ जाएगा ए सी वेक्टर के बराबर आ जाएगा, और लैम्डा ए सी है, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। तो इसको लिखेंगे तो 2 ए सी वेक्टर और लैम्डा ए सी वेक्टर, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो, देखो ये ए से बी गया और ये बी से आगे जा रहा है, तो आपको डायरेक्टली ये लिखना होता है, इसमें कॉमन है उसको छोड़ दो, ए बी और बी सी में कॉमन कौन है, बी, उसको छोड़ दो तो ए सी वेक्टर बन जाएगा। ऐसे ए ई और ई डी में कॉमन कौन है, ई, इसको छोड़ो वो बच जाएगा, ए डी बच जाएगा। अब ए डी और डी सी में डी कॉमन है तो क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। उस डायरेक्टली आपको लिंक समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 के बराबर है, ठीक है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या बोलते हैं अपन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं।
अच्छा, ये जो बात चल रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो अगर आप इस पॉइंट को ध्यान रख पाते हो तो कई जगह ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ए बी, बी सी और मैंने ए सी लिखा है। तो देखो यहाँ पे एरो बिल्कुल एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं, तो कितना आएगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर लिखूंगा, तो ये जीरो आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, ए बी वैक्टर फिर बी सी और फिर ए सी, यानी एक बंद आकृति बन गई। तो हमेशा एक बाउंडेड फिगर में अगर ऑर्डर सेम रखा जाए तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है, जीरो आता है। रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो। और इसी को अपन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस का सी ए वैक्टर। और पता है आपको माइनस का सी ए को मैं ए सी वैक्टर भी लिख सकता हूँ, माइनस का सी ए उसको क्या लिख सकते हैं, ए सी वैक्टर। तो बच्चों ये बहुत जगह काम में आएगा, एक बाउंडेड फिगर या बंद आकृति के अंदर वेक्टर का एडिशन कितना होता है उसकी शेप के अकॉर्डिंग चलता जाए तो जीरो होता है, क्योंकि रिजल्टेंट जीरो हो गया। आप जहां से स्टार्ट किया वही पहुंच गए, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसको हम तो वेक्टर के फॉर्म में क्या बोलते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेक्टर भी कितना होगा, समेशन में जीरो होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है क्योंकि हमने पिछले जो लेसन में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है। तो इसे कॉन्सेप्ट के अंदर, हालांकि ये क्वेश्चन आगे भी हम जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास में जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे ए बी और सी कोई 3 पॉइंट है, ठीक है, जिनकी पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, ये पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट एक राइट एंगल ट्रायंगल को जनरेट कर रहे हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो लेट्स से मैं राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे अभी पता नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल किसका बन रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन जनरल तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अब ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो जब तक मुझे ये पता नहीं है कि राइट एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है तब तक मैं रफ ट्रायंगल बनाऊंगा। अच्छा, इसका आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे ध्यान रखना साइड का पोजीशन वेक्टर नहीं दे रखा है, पॉइंट का दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही बी वेक्टर दे रखा है और इसका सी वेक्टर दे रखा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करते हैं तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग प्रूव कर सकते हैं। और पाइथागोरस में क्या होता है, दो साइड के स्क्वायर का समेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड होता है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ से बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए बी वैक्टर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए बी वैक्टर लिखना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान हो, तो मैंने ए बी वैक्टर लिखने का डायरेक्टली तरीका बताया था, क्या बताया था, जहाँ एंड हो रहा है उसमें से इनिशियल को माइनस कर दो, तो ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर लिखेंगे। अच्छा, ओ बी वैक्टर क्या है, बेसिकली बी वैक्टर है, और ओ ए वैक्टर क्या है, ए वैक्टर है। इन बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो आपको बी और ए दिख रहे हैं, इनको यहाँ से लिखिए और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ बी वैक्टर 2i माइनस जे प्लस के, और यहाँ से लिखेंगे तो 3i माइनस 4j माइनस का 4k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 2 माइनस 3, तो माइनस का i और माइनस जे, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया तो ये प्लस 3j हो जाएगा, प्लस का k और ये माइनस माइनस 5 प्लस का हो जाएगा तो 5k आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में ए बी वैक्टर कितना आ गया बच्चों, ए बी वैक्टर आपके पास में आ गया। क्योंकि मुझे जब तक साइड की लेंथ नहीं पता होगी तब तक मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने ए बी वैक्टर निकाल लिया। अब ए बी वैक्टर आया है तो अब ए बी वैक्टर का आपको मॉडुलस भी लिखना है। तो मॉडुलस कैसे लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर कोफिशिएंट जो होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, 5 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 9 10 और ये 30 कितना हो जाएगा, रूट 35 हो जाएगा। इतना ठीक है। अब सिमिलरली आपने ए बी वैक्टर लिखा है, ऐसे मैं लिखूंगा बी सी वैक्टर। कितना होगा बी सी वैक्टर, तो ये आपका हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी वैक्टर। ओ सी का मतलब सी वैक्टर और ओ बी का मतलब माइनस का बी वैक्टर। आपको सी वैक्टर दिख रहा है, इसको यहाँ पुट करिए, बस अब तो कैलकुलेशन है, देखते जाइए आप मेरे साथ साथ में। और बी वैक्टर 2i माइनस जे प्लस के, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका माइनस आई, देख पा रहे हो, माइनस आई माइनस 3j और माइनस का के, तो माइनस का 2j आ जाएगा, और ये माइनस का 5 और माइनस का ये तो माइनस का
6 के आ जाएगा। अब बताओ BC का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना आएगा। BC का मैग्नीट्यूड लिखेंगे या मॉडुलस लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। 36 + 4 40 + 1 41 आ जाएगा। ठीक है, ये अब कौन सा वेक्टर बच रहा है बच्चों, आपका AC वेक्टर बच रहा है। तो AC वेक्टर कैसे लिखेंगे, OC माइनस OA वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर। C वेक्टर की वैल्यू अभी जस्ट लिखी थी आपके पास में, I माइनस 3J माइनस 5K, और A वेक्टर की वैल्यू कितनी है तो आप देखोगे तो -3I माइनस 4J और माइनस का 4K। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो I माइनस 3I तो माइनस का 2I माइनस 3J और माइनस A, तो ये प्लस का J बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का K बच जाएगा। ठीक है, अब बताओ फाइनली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है बेसिकली √6। कितना आ रहा है, √6 आ रहा है। ठीक है, अब आप बताओ, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है नहीं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन कि मेरे पास में AB का मैग्नीट्यूड कितना है, √35 है, BC का मैग्नीट्यूड कितना है, √41 है, और AC का मैग्नीट्यूड कितना है, √6 है। तो बड़ा मैग्नीट्यूड कितना है, BC का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो मैं यहाँ से ऐसे कह पा रहा हूँ AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है, BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये आपका √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर इक्वल टू √41, दोनों साइड बराबर चल रही है। तो आपका क्या है, ये ABC क्या है, एक राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल। अब राइट एंगल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस इसमें अप्लाई हो रही है, और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम किसी में अप्लाई होती है तो वो अपने आप में क्या होता है, राइट एंगल। तो इसमें राइट एंगल कहाँ बनेगा, तो AB और AC का स्क्वायर, यानी यहाँ पे A है, AB और AC है। ठीक है, तभी तो BC स्क्वायर बनेगा। तो A पे राइट एंगल है, A पे क्या है, राइट एंगल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर सकता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट की मदद से भी ये प्रूव हो जाएगा कि राइट एंगल है या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस लेसन के अंदर जो भी मैंने समझाया है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट लेसन के अंदर हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद में उसके एप्लीकेशन भी आएंगे, और धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को आसानी से और बिल्कुल इजी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना, अपने फ्रेंड के बीच में भी शेयर करना। थैंक यू।